बोस की गिरफ्तारी और उसके बाद रिहाई ने अफगानिस्तान और सोवियत संघ के रास्ते नाज़ी जर्मनी में उनके भागने की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। अपने भागने से कुछ दिन पहले उन्होंने एकांत की तलाश की और इस बहाने ब्रिटिश गार्डों से मिलने से परहेज किया और दाढ़ी बढ़ा ली। 16 जनवरी 1941 की देर रात, अपने भागने की रात, उन्होंने पहचाने जाने से बचने के लिए एक पठान भूरा लंबा कोट, एक काला फेज प्रकार का कोट और चौड़ा पजामा पहना था। बोस 17 जनवरी 1941 की रात को अपने भतीजे सिसिर कुमार बोस के साथ कलकत्ता में अपने एल्गिन रोड स्थित घर से ब्रिटिश निगरानी से भाग निकले। बाद में तत्कालीन बिहार राज्य में गोमो रेलवे स्टेशन अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो स्टेशन पहुंचे, अब झारखंड, भारत। उन्होंने अबवेहर की मदद से पेशावर की यात्रा की, जहां उनकी मुलाकात अकबर शाह, मोहम्मद शाह और भगत राम तलवार से हुई। बोस को अकबर शाह के भरोसेमंद दोस्त अबाद खान के घर ले जाया गया। 26 जनवरी 1941 को बोस ने अफगानिस्तान के साथ ब्रिटिश भारत की उत्तर पश्चिम सीमा के माध्यम से रूस तक पहुंचने के लिए अपनी यात्रा शुरू की। इस कारण से उन्होंने मियां अकबर शाह की मदद ली, जो उस समय उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे। शाह सोवियत संघ के रास्ते में भारत से बाहर थे और उन्होंने बोस को एक नया भेष धारण करने का सुझाव दिया। चूंकि बोस पश्तो का एक शब्द भी नहीं बोल पाते थे, इससे वे अंग्रेजों के लिए काम करने वाले पश्तो बोलने वालों का आसान निशाना बन जाते। इस कारण से शाह ने सुझाव दिया कि बोस बहरे और गूंगे की तरह व्यवहार करें और आदिवासियों की नकल करने के लिए अपनी दाढ़ी बढ़ा लें। बोस के मार्गदर्शक भगत राम तलवार, जो उनके लिए अज्ञात थे, एक सोवियत एजेंट थे। आगा खान के समर्थकों ने उन्हें अफगानिस्तान में सीमा पार करने में मदद की, जहां उनकी मुलाकात टॉड संगठन के सड़क निर्माण इंजीनियरों की एक पार्टी के रूप में प्रस्तुत एक अबवेयर इकाई से हुई, जिन्होंने काबुल के माध्यम से सोवियत संघ की सीमा तक अफगानिस्तान में उनके मार्ग में सहायता की। अफगानिस्तान पहुंचने के लिए पश्तून बीमा एजेंट जियाउद्दीन का भेष धारण करने के बाद बोस ने अपना भेष बदल लिया और एक इतालवी रईस, काउंट ऑर्लैंडो मैजोट्टा, के इतालवी पासपोर्ट पर मॉस्को की यात्रा की। मॉस्को से वो रोम पहुंचे और वहां से उन्होंने नाजी जर्मनी की यात्रा की। एक बार रूस में एनकेवीडी ने बोस को मॉस्को पहुंचाया, जहां उन्हें उम्मीद थी कि भारत में ब्रिटिश शासन के प्रति रूस की ऐतिहासिक शत्रुता के परिणामस्वरूप भारत में लोकप्रिय उत्थान की उनकी योजनाओं को समर्थन मिलेगा। हालांकि बोस को सोवियत की प्रतिक्रिया निराशाजनक लगी और उन्हें तुरंत मॉस्को में जर्मन राजदूत काउंट वॉन डेर शुलेनबर्ग के पास भेज दिया गया। अप्रैल की शुरुआत में उन्होंने बोस को एक विशेष कुरियर विमान में बर्लिन भेजा, जहां उन्हें जोआचिम वॉन रिबेंट्रोप और विल्हेम्स्ट्रास में विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से अधिक अनुकूल सुनवाई का सामना करना पड़ा। जर्मनी में वो एडम वॉन ट्रॉटजू सोल्ज के तहत भारत के लिए विशेष ब्यूरो से जुड़े थे, जो जर्मन प्रायोजित आजाद हिंद रेडियो पर प्रसारण के लिए जिम्मेदार था। उन्होंने बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की और भारतीय युद्धबंदियों से भारतीय सेना लगभग 4500 सैनिकों से मिलकर बनाए, जो एक्सिस बलों द्वारा कब्जा किए जाने से पहले उत्तरी अफ्रीका में अंग्रेजों के लिए लड़े थे। भारतीय सेना वेहरमाच से जुड़ी हुई थी और बाद में वैफन एसएस में स्थानांतरित कर दी गई। इसके सदस्यों ने हिटलर और बोस के प्रति निम्नलिखित निष्ठा की शपथ ली। मैं भगवान की यह पवित्र शपथ लेता हूं कि मैं भारत की लड़ाई में जर्मन सशस्त्र बलों के कमांडर के रूप में जर्मन जाति और राज्य के नेता अडोल्फ हिटलर का पालन करूंगा, जिनकी नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। इस शपथ ने बोस के भारत के समग्र नेतृत्व को बताते हुए स्पष्ट रूप से जर्मन सशस्त्र बलों के लिए भारतीय सेना के नियंत्रण को निरस्त कर दिया। हालांकि वो आजाद हिंद सेना के नेतृत्व में नाजी सैनिकों द्वारा यूएसएसआर के माध्यम से भारत पर आक्रमण की परिकल्पना करने के लिए भी तैयार थे। कई लोगों ने यहां उनके फैसले पर सवाल उठाया है, क्योंकि ऐसा लगता नहीं है कि ऐसे आक्रमण के बाद जर्मनों को आसानी से छोड़ने के लिए राजी किया जा सकता था, जिसके परिणामस्वरूप युद्ध में एक्सिस की जीत भी हो सकती थी। जल्द ही इतिहासकार रोमेन हेस के अनुसार जर्मन विदेश कार्यालय ने बोस के लिए एक बटलर, रसोइया, माली और एक एसएस चालक वाली कार के साथ एक शानदार निवास खरीदा।
एमिली शेंकल खुले तौर पर उनके साथ रहने लगीं। जर्मन रिश्ते की प्रकृति से अवगत होकर किसी भी भागीदारी से परहेज किया। हालांकि भारत के लिए विशेष ब्यूरो, जो बोस की सहायता के लिए स्थापित किया गया था, के अधिकांश कर्मचारियों को एमिली का साथ नहीं मिला। इतिहासकार लियोनार्ड ए गॉर्डन के अनुसार, विशेष रूप से एडम वॉन ट्रॉट, अलेक्जेंडर वर्थ और फ्रेडा क्रेटशम, ऐसा प्रतीत होता है कि वे उन्हें बेहद नापसंद करते थे। उनका मानना था कि उनकी और बोस की शादी नहीं हुई थी और वो बोस के साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल कर रही थीं। युद्ध के कठिन समय के दौरान विशेष रूप से आरामदायक जीवन जिए और वर्ग के मुद्दों के कारण मतभेद बढ़ गए थे। नवंबर 1942 में शेंकल ने अपनी बेटी को जन्म दिया। जर्मन बोस के साथ गठबंधन बनाने के इच्छुक नहीं थे क्योंकि वे उन्हें महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की तुलना में अलोकप्रिय मानते थे। 1942 के वसंत तक जर्मन सेना यूएसएसआर में फंस गई थी। बोस नाजी जर्मनी से प्रतिक्रिया की कमी से निराशा के कारण अब दक्षिण पूर्व एशिया में जाने के इच्छुक थे, जहां जापान ने हाल ही में त्वरित जीत हासिल की थी। हालांकि उन्हें अभी भी नाजी जर्मनी से आधिकारिक मान्यता की उम्मीद थी। मई 1942 के अंत में बोस के साथ अपनी एकमात्र मुलाकात के दौरान एडोल्फ हिटलर ने बोस के अनुरोधों पर विचार करने से इनकार कर दिया और उन्हें पूर्वी एशिया के लिए एक पनडुब्बी यात्रा की सुविधा प्रदान की। 1943 में इस बात से मोहभंग होने के बाद कि जर्मनी भारत को आजादी दिलाने में कोई मदद कर सकता है, बोस जापान चले गए। उन्होंने जर्मन पनडुब्बी U-180 के साथ केप ऑफ गुड होप के आसपास मेडागास्कर के दक्षिण पूर्व में यात्रा की, जहां उन्हें इंपीरियल जापान की बाकी यात्रा के लिए में स्थानांतरित कर दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध में दो अलग अलग नौसेनाओं की दो पनडुब्बियों के बीच यह एकमात्र नागरिक स्थानांतरण था। भारतीय राष्ट्रीय सेना आई ने जापानी खुफिया इकाई फुजिवारा किकन के प्रमुख जापानी मेजर और युद्ध के बाद के लेफ्टिनेंट जनरल इवाइची फुजिवारा के दिमाग की उपज थी। फुजिवारा का मिशन था, एक सेना है जो जापानी सेना के साथ लड़ने जाएगा जुटाने के लिए। उन्होंने पहली बार इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के बैंकॉक चैप्टर के अध्यक्ष प्रीतम सिंह धिल्लन से मुलाकात की और दिसंबर 1941 में प्रीतम सिंह के नेटवर्क के माध्यम से पश्चिमी मलायन प्रायद्वीप में पकड़े गए ब्रिटिश भारतीय सेना के कप्तान मोहन सिंह को भर्ती किया। प्रथम भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन दिसंबर 1941 के उत्तरार्ध में फुजिवारा और मोहन सिंह के बीच चर्चा के परिणामस्वरूप किया गया था और जनवरी 1942 के पहले सप्ताह में उनके द्वारा संयुक्त रूप से नाम चुना गया था। ये प्रवासी राष्ट्रवादी नेता रासबिहारी बोस की अध्यक्षता में टोक्यो से संचालित इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की अवधारणा और उसके समर्थन के साथ था। हालांकि हिकारी किकन और मोहन सिंह के बीच असहमति के बाद दिसंबर 1942 में पहली ईना को भंग कर दिया गया था, जिनका मानना था कि जापानी हाईकमान ईना को केवल मोहरे और प्रचार उपकरण के रूप में उपयोग कर रहा था। मोहन सिंह को हिरासत में ले लिया गया और सैनिक युद्धबंदी शिविर में लौट आए। हालांकि 1943 में सुदूर पूर्व में सुभाष चंद्र बोस के आगमन के साथ एक स्वतंत्रता सेना का विचार पुनर्जीवित हुआ। जुलाई में सिंगापुर में एक बैठक में रासबिहारी बोस ने संगठन का नियंत्रण सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। बोस नवेली सेना को पुनर्गठित करने और दक्षिण पूर्व एशिया में प्रवासी भारतीय आबादी के बीच बड़े पैमाने पर समर्थन का आयोजन करने में सक्षम थे, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए बलिदान के लिए बोस के आह्वान के जवाब में भारतीय राष्ट्रीय सेना में भर्ती होने के साथ साथ आर्थिक रूप से भी अपना समर्थन दिया। कारण आईने की एक अलग महिला इकाई थी, झांसी की रानी रेजिमेंट, रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर, जिसका नेतृत्व कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन करती थी, जिसे एशिया में अपनी तरह की पहली इकाई के रूप में देखा जाता है। सैन्य पराजय का सामना करने पर भी बोस आजाद हिंद आंदोलन के लिए समर्थन बनाए रखने में सक्षम थे। 4 जुलाई 1944 को बर्मा में भारतीयों की एक रैली में भारतीय राष्ट्रीय सेना के लिए एक प्रेरक भाषण के एक भाग के रूप में बोला गया बोस का सबसे प्रसिद्ध उद्धरण था, मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसमें उन्होंने भारत के लोगों से ब्रिटिश राज के खिलाफ उनकी लड़ाई में शामिल होने का आग्रह किया। हिंदी में बोले गए बोस के शब्द अत्यधिक विचारोत्तेजक हैं। आईने की सेनाएं एक अनंतिम सरकार, आजाद हिंद सरकार के तत्वावधान में थी, जो अपनी मुद्रा, डाक टिकट, अदालत और नागरिक संहिता का उत्पादन करने के लिए आई थी और 9 धुरी राज्यों जर्मनी, जापान, इतालवी सामाजिक गणराज्य द्वारा मान्यता प्राप्त थी। क्रोएशिया का स्वतंत्र राज्य, नानजिंग, चीन में वांग जिंगवेई शासन, बर्मा, मानचुकुओ और जापानी नियंत्रित फिलीपींस की एक अस्थायी सरकार। उन देशों में से 5 एक्सिस के कब्जे के तहत स्थापित प्राधिकरण थे। इस सरकार ने नवंबर 1943 में एक पर्यवेक्षक के रूप में तथाकथित ग्रेटर ईस्ट एशिया सम्मेलन में भाग लिया। आईने की पहली प्रतिबद्धता मणिपुर की पूर्वी भारतीय सीमाओं की ओर जापानी दबाव में थी।
आईने के विशेष बल बहादुर समूह अराकान में ध्यान भटकाने वाले हमलों के साथ साथ इम्फाल और कोहिमा की ओर जापानी हमले के दौरान दुश्मन की रेखाओं के पीछे के ऑपरेशन में शामिल थे। 1942 में जापानियों ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर भी कब्जा कर लिया और एक साल बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अनंतिम सरकार और आईने की स्थापना की गई और लेफ्टिनेंट कर्नल एडी लोगनाथन को इसका गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। द्वीपों का नाम बदलकर शहीद और स्वराज स्वतंत्रता कर दिया गया। हालांकि जापानी नौसेना द्वीप के प्रशासन पर आवश्यक नियंत्रण में रही। 1944 की शुरुआत में बोस की द्वीपों की एकमात्र यात्रा के दौरान स्पष्ट रूप से बोस को अंतिम जापानी इरादों की पूरी जानकारी प्राप्त करने से बचाने के हित में बोस के जापानी मेजबानों ने सावधानीपूर्वक उन्हें स्थानीय आबादी से अलग कर दिया। उस समय द्वीप का जापानी प्रशासन द्वीप के इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के नेता दीवान सिंह पर अत्याचार कर रहा था, जिनकी बाद में सेलुलर जेल में चोटों के कारण मृत्यु हो गई। बोस की द्वीपों की यात्रा के दौरान कई स्थानीय लोगों ने बोस को सिंह की दुर्दशा के बारे में सचेत करने का प्रयास किया, लेकिन जाहिर तौर पर सफलता नहीं मिली। इस दौरान लोगनाथन को किसी भी वास्तविक प्रशासनिक नियंत्रण की कमी के बारे में पता चला और उन्होंने विरोध में गवर्नर जनरल के पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में रंगून में सरकार के मुख्यालय में लौट आए। भारतीय मुख्य भूमि पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तर्ज पर बनाया गया एक भारतीय तिरंगा पहली बार उत्तर पूर्वी भारत में मणिपुर के मोइरंग शहर में फहराया गया था। कोहिमा और इम्फाल के निकटवर्ती शहरों को तब जापानी सेना के डिवीजनों द्वारा घेर लिया गया था, जो बर्मी राष्ट्रीय सेना और आईएनए के ब्रिगेड के साथ मिलकर काम कर रहे थे, जिन्हें गांधी और नेहरू ब्रिगेड के नाम से जाना जाता था। भारतीय मुख्य भूमि को जीतने के इस प्रयास का एक्सिस कोडनेम ऑपरेशन युगो था। इस ऑपरेशन के दौरान 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर से आज़ाद हिंद रेडियो द्वारा प्रसारित एक भाषण में बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया और जो युद्ध वह लड़ रहे थे उसके लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी। यह पहली बार था कि गांधी को इस उपाधि से संदर्भित किया गया था। इन दोनों शहरों पर कब्जा करने के लंबे जापानी प्रयासों ने जापानी संसाधनों को खत्म कर दिया। ऑपरेशन युगो अंततः असफल साबित हुआ। इन दोनों कस्बों पर कई महीनों तक जापानी हमले के दौरान राष्ट्रमंडल सेनाएं कस्बों में जमी रहीं। इसके बाद राष्ट्रमंडल बलों ने जवाबी हमला किया, जिससे एक्सिस के नेतृत्व वाली सेनाओं को गंभीर नुकसान हुआ, जिन्हें बाद में बर्मी क्षेत्र में वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई में जापानियों की हार के बाद बोस की अनंतिम सरकार का मुख्य भूमि भारत में आधार स्थापित करने का उद्देश्य हमेशा के लिए खो गया। फिर भी आईने ने बर्मी क्षेत्र में ब्रिटिश भारतीय सेना के खिलाफ महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी, जिनमें मेकटिला, मांडले, पेगू, न्यांग्यू और माउंट पोपा उल्लेखनीय हैं। हालांकि रंगून के पतन के साथ बोस की सरकार एक प्रभावी राजनीतिक इकाई नहीं रह गई। आईने सैनिकों के एक बड़े हिस्से ने लेफ्टिनेंट कर्नल लोगनाथन के अधीन आत्मसमर्पण कर दिया। शेष सैनिक बोस के साथ मलाया की ओर पीछे हट गए या थाईलैंड चले गए। युद्ध के अंत में जापान के आत्मसमर्पण के कारण भारतीय राष्ट्रीय सेना के शेष तत्वों का भी आत्मसमर्पण हो गया। आईने कैदियों को फिर भारत वापस भेज दिया गया और कुछ पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को जापानी शासित फॉर्मोसा, अब ताइवान, में उनके अतिभारित जापानी विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद 3rd डिग्री जलने से हुई थी। हालांकि उनके समर्थकों में से कई ने, विशेष रूप से बंगाल में, उनकी मृत्यु के तथ्य या परिस्थितियों पर विश्वास करने से उस समय इनकार कर दिया था और तब से भी इनकार कर रहे हैं। षड्यंत्र के सिद्धांत उनकी मृत्यु के कुछ घंटों के भीतर प्रकट हुए और उसके बाद उनका लंबा जीवन रहा। बोस के बारे में विभिन्न मार्शल मिथकों को जीवित रखता हूं। ताइहोकू में दोपहर लगभग 2:30 बजे जब बोस के साथ बमवर्षक विमान उड़ान भरने के दौरान विमान द्वारा अपनाए गए मानक पथ को छोड़ रहा था, तो अंदर के यात्रियों ने इंजन के बैकफायरिंग के समान एक तेज आवाज सुनी।
टरमैक पर यांत्रिकी ने विमान से कुछ गिरते हुए देखा। ये पोर्टसाइड इंजन या उसका एक हिस्सा और प्रोपेलर था। विमान बेतहाशा दाहिनी ओर घूम गया और गिर गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, 2 टुकड़ों में टूट गया और आग की लपटों में बदल गया। अंदर मुख्य पायलट, सह पायलट और जापानी क्वांटुंग सेना के वाइस चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल सुनामासा शिदेई थे, जिन्हें मंचूरिया में सोवियत सेना के साथ बोस के लिए बातचीत करनी थी, तुरंत मारे गए। बोस के सहायक हबीबुर रहमान स्तब्ध रह गए, कुछ देर के लिए बेहोश हो गए, और बोस, हालांकि होश में थे और उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई थी, वे गैसोलीन में भीगे हुए थे। जब रहमान आए तो उन्होंने और बोस ने पीछे के दरवाजे से निकलने का प्रयास किया, लेकिन सामान के कारण दरवाजा अवरुद्ध हो गया। फिर उन्होंने आग की लपटों के बीच से भागने और सामने से बाहर निकलने का फैसला किया। ग्राउंड स्टाफ, जो अब विमान के पास आ रहा था, ने देखा कि 2 लोग लड़खड़ाते हुए उनकी ओर आ रहे थे, जिनमें से एक मानव मशाल बन गया था। मानव मशाल बोस की निकली, जिनके गैसोलीन से भीगे कपड़े तुरंत जल गए थे। रहमान और कुछ अन्य लोग आग की लपटों पर काबू पाने में कामयाब रहे, लेकिन उन्होंने ये भी देखा कि बोस का चेहरा और सिर बुरी तरह जल गया था। जॉयस चैपमैन लेब्रा के अनुसार, एम्बुलेंस के रूप में काम करने वाला एक ट्रक बोस और अन्य यात्रियों को ताइहोकू के दक्षिण में नानमोन सैन्य अस्पताल ले गया। हवाई अड्डे के कर्मियों ने लगभग 3 बजे अस्पताल के प्रभारी सर्जन डॉक्टर तानेयोशी योशिमी को बुलाया। जब वे अस्पताल पहुंचे और उसके बाद कुछ समय तक बोस सचेत और अधिकतर सुसंगत थे। बोस नग्न थे, केवल उनके चारों ओर एक कंबल लपेटा हुआ था, और डॉक्टर योशिमी ने तुरंत शरीर के कई हिस्सों, विशेष रूप से उनकी छाती पर 3rd डिग्री जलने के सबूत देखे, जिससे उन्हें बहुत संदेह हुआ कि वो जीवित रहेंगे। डॉक्टर योशिमी ने तुरंत बोस का इलाज करना शुरू किया और डॉक्टर असुरुता ने उनकी सहायता की। इतिहासकार लियोनार्ड ए गॉर्डन के अनुसार, जिन्होंने बाद में सभी अस्पताल कर्मियों का साक्षात्कार लिया, एक कीटाणुनाशक रिवामोल उसके शरीर के अधिकांश भाग पर लगाया गया था और फिर एक सफेद मरहम लगाया गया था और उसके शरीर के अधिकांश भाग पर पट्टी बांधी गई थी। डॉक्टर योशिमी ने बोस को उनके कमजोर दिल के लिए वीटा कैम्फर के 4 इंजेक्शन और डिजिटामाइन के 2 इंजेक्शन दिए। इन्हें लगभग हर 30 मिनट में दिया जाता था। चूंकि जलने के बाद उनके शरीर से तरल पदार्थ तेजी से खत्म हो गए थे, इसलिए उन्हें अंतःशिरा के माध्यम से रिंगर सॉल्यूशन भी दिया गया था। एक तीसरे डॉक्टर इशी ने उसे रक्त आधान दिया। एक अर्दली काजुओ मित्सुई, एक सेना का निजी व्यक्ति, कमरे में था और कई नर्सें भी सहायता कर रही थीं। बोस का सिर अभी भी साफ था, जिसे डॉक्टर योशिमी ने इतनी गंभीर चोटों वाले किसी व्यक्ति के लिए उल्लेखनीय पाया। जल्द ही इलाज के बावजूद बोस कोमा में चले गए। कुछ घंटों बाद शनिवार 18 अगस्त 1945 को रात 9 से 10 बजे स्थानीय समय के बीच बोस की 48 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। 2 दिन बाद 20 अगस्त 1945 को मुख्य ताइहोकू शमशान में बोस के शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। 23 अगस्त 1945 को जापानी समाचार एजेंसी डोट्रेजी ने बोस और शिदिया की मृत्यु की घोषणा की। 7 सितंबर को एक जापानी अधिकारी, लेफ्टिनेंट तात्सुओ हयाशिदा, बोस की अस्थियों को टोक्यो ले गए और अगली सुबह उन्हें टोक्यो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अध्यक्ष राममूर्ति को सौंप दिया गया। 14 सितंबर को टोक्यो में बोस के लिए एक स्मारक सेवा आयोजित की गई और कुछ दिनों बाद राख को टोक्यो में निचिरेन बौद्ध धर्म के रेंकोजी मंदिर के पुजारी को सौंप दिया गया। तब से वे वहीं बने हुए हैं। आईने कर्मियों के बीच व्यापक अविश्वास, सदमा और आघात था। सबसे अधिक प्रभावित मलाया और सिंगापुर के युवा तमिल भारतीय थे, जिनमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल थे, जिनमें आईएनए में भर्ती होने वाले अधिकांश नागरिक शामिल थे। आईएनए में पेशेवर सैनिकों, जिनमें से अधिकांश पंजाबी थे, को अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ा। कई लोग घातक रूप से अंग्रेजों से प्रतिशोध की उम्मीद कर रहे थे। भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आधिकारिक लाइन को मोहनदास करमचंद महात्मा गांधी ने राजकुमारी अमृत कौर को लिखे एक पत्र में संक्षेप में व्यक्त किया था। गांधी ने कहा, सुभाष बोस अच्छी तरह से मर गए। वो निस्संदेह एक देशभक्त थे, हालांकि गुमराह थे। कई कांग्रेसियों ने गांधी के साथ झगड़ा करने और जिसे वे जापानी फांसीवाद मानते थे, उसके साथ सहयोग करने के लिए बोस को माफ नहीं किया था। ब्रिटिश भारतीय सेना में भारतीय सैनिक, जिनमें से लगभग 2.5 लाख ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लड़ाई लड़ी थी, आईएनए को लेकर विवादित थे। कुछ लोग आईएनए को गद्दार के रूप में देखते थे और चाहते थे कि उन्हें दंडित किया जाए। दूसरों को अधिक सहानुभूति महसूस हुई। हालांकि ब्रिटिश राज को आईएनए से कभी गंभीर खतरा नहीं था,
लेकिन आईने मुकदमों में 300 आईने अधिकारियों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया, लेकिन अंततः पीछे हट गए।